बी एंड बी एस सी पार्ट सेकेंड ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। अपन बात कर रहे हैं प्राथमिक व्यवसाय। प्राथमिक व्यवसाय में अपना आखेट हो गया था, संग्रहण हो गया था, पशुपालन हो गया, कृषि हो गया। आज अपन बात करते हैं वानिकी। वानिकी का अध्ययन अपन वन उद्योग में भी करते हैं। वैसे तो वानिकी यानी मानव का यह सबसे प्राचीन उद्यम है, लेकिन वहां तक मनुष्य केवल संग्रहण व्यवसाय ही करता था या फिर बाद में आखेट करता था, या तो कंदमूल फल को इकट्ठा करता था या फिर बाद में जंगली जानवरों का शिकार ही करता था। लेकिन उसके बाद भी इस व्यवसाय में परिवर्तन हो गया। आज अपन अध्ययन करें तो पृथ्वी की संपूर्ण पृथ्वी के कम से कम 30% भाग पर 30% भाग पर क्या पाई जाती है? वन संपदा पाई जाती है। और राष्ट्रीय वन नीति का अध्ययन करें तो राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार किसी भी भूभाग के 33% भाग पर क्या होनी चाहिए? वन संपदा। ये किसके अनुसार है? राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार। तो यानी राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार किसी भी भूभाग के कम से कम कितने प्रतिशत भाग में? 30% भाग पर क्या होनी चाहिए? वन संपदा होनी चाहिए। और जितने वन होंगे उतनी ही पैदावार क्या होगी? अधिक होगी। तो राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार किसी भी भूभाग के 33% भाग पर क्या होनी चाहिए? वन संपदा, यानी क्या होनी चाहिए? पेड़ पौधे होने चाहिए। अब अपन यदि वन उद्योग का अध्ययन करें तो वनों के कारण से प्राकृतिक वातावरण संतुलित रहता है। ये प्रकृति को हरा भरा तो बनाते ही हैं, साथ में अपरदन को भी रोकते हैं। मनुष्य को प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष लाभ भी प्राप्त होते हैं, जलवायु को भी संतुलित करते हैं, मिट्टी के अपरदन को भी रोकते हैं, अर्थात विभिन्न प्रकार के लाभ इनसे प्राप्त होते हैं। अतः वनों को सबसे अधिक महत्व भी दिया जाता है। इसी कारण से व्यवसाय के अंतर्गत इनका क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। अब वनों को प्रभावित करने वाले कारक यानी अपन अध्ययन करते हैं विभिन्न प्रकार की जलवायु में विभिन्न प्रकार की वनस्पति का जन्म होता है। विभिन्न प्रकार की जलवायु में विभिन्न प्रकार की वनस्पति का जन्म होता है। सही बात है। अलग अलग जैसी जलवायु होगी वैसी प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। तो संपूर्ण विश्व का अध्ययन करें तो अलग अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। कहीं पे सदाबहार वन होते हैं, कहीं पे मानसूनी होते हैं, कहीं पे कटीली झाड़ियां, कहीं पे कोलतारी वन। ये विकास किसके कारण से हो रहा है? तो ये विकास किसके कारण से हुआ? जलवायु के परिवर्तन के कारण। तो इसको प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहले आता है जलवायु, भू आकृति, मिट्टी और वर्षा और जीविका। विभिन्न प्रकार की जलवायु में विभिन्न प्रकार की वनस्पति का जन्म होता है। तापमान का अध्ययन करें, आर्द्रता का अध्ययन करें या वर्षा का अध्ययन करें तो सभी जगह अलग अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। जिन क्षेत्रों में अत्यधिक मात्रा में वर्षा होती है वहां पर हमेशा सदाबहार वन होते हैं। वे प्रदेश जहां पर औसत वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक पाई जाती है उन क्षेत्रों में कौन से वन पाए जाते हैं? सदाबहार वन पाए जाते हैं। और जिन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा कम होती है वहां पर वनस्पति पाई जाती है।
जिन क्षेत्रों में तापमान अधिक होगा उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं, जिन क्षेत्रों में तापमान कम होगा शीत कटिबंधीय कोणधारी वन पाए जाते हैं। प्रभाव किसका रहा? जलवायु। तो जलवायु के प्रभाव के कारण से विभिन्न प्रकार की वनस्पति का जन्म होता है और इसी कारण से प्रत्येक क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। दूसरा अध्ययन करें भू आकृति। अपन पर्वतीय क्षेत्र का अध्ययन करें तो पर्वत के नीचे वाले भाग में अलग वनस्पति पाई जाती है। जैसे ही थोड़ा सा ऊंचाई की हो जाती है वनस्पति का प्रारूप क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। और जैसे और भी ऊंचाई पे जाते हैं वनस्पति बिल्कुल ही क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है। अतः नीचे वाले क्षेत्र में सदाबहार वन पाए जाते हैं। कौन से? सदाबहार। बीच वाले क्षेत्र में मानसूनी वन पाए जाते हैं और ऊपर कौन से पाए जाते हैं? कोणधारी वन पाए जाते हैं। तो धरातल की आकृति के अनुसार वनस्पति के प्रारूप में क्या आता जाता है? परिवर्तन आ जाता है। इसी कारण से पर्वतीय क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की क्या पाई जाती है? वनस्पति पाई जाती है। इसके बाद में आता है मिट्टी। वनस्पति का जो जन्म होता है वो कहां पर होता है? मिट्टी पे होता है। अगर मिट्टी उपजाऊ होगी तो वनस्पति सघन होगी। समझ रहे हो? मिट्टी अगर उपजाऊ होगी तो वनस्पति कैसी होगी? सघन होगी। और अगर मिट्टी उपजाऊ नहीं होगी तो फिर बाद में वहां पे वनस्पति कैसी पाई जाती है? बिल्कुल बिखरी हुई अवस्था में पाई जाती है। क्योंकि मिट्टी में जितनी उर्वरा शक्ति का विकास होगा, भूमि की उर्वरता जितनी अधिक पाई जाती है उसको खाद उतना ही प्राप्त होगा और उसमें पेड़ पौधे उतनी क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। अतः उपजाऊ मिट्टी वाले क्षेत्रों में वनस्पति का विकास क्या होगा? अधिक होगा। और मिट्टी अगर उपजाऊ होगी तो वनस्पति का विकास क्या होता है? कम होता है। ऐसे ही वर्षा की बात करें तो अगर वर्षा की मात्रा अधिक होगी, वर्षा अधिक होती है तो वहां पे कैसी वनस्पति होगी? सदाबहार वन होंगे। कैसे होंगे? सदाबहार। और वनस्पति सही नहीं होगी यानी वर्षा की मात्रा कम होगी तो वहां पर कटीली झाड़ियां होगी। और इसके बाद में आ जाता है जैविक कार्य। वनस्पति के ऊपर जीव जंतुओं का सर्वाधिक प्रभाव होता है। जानवर हैं वो पशु चारण की क्रिया करते हैं और जब ये पशु चारण की क्रिया करते हैं तो उसके कारण से वनस्पति क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाती है। मनुष्य भी पेड़ पौधों की कटाई करता है और पेड़ पौधों की कटाई के कारण से उस भाग में वनस्पति क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। तो जैविक कारक इसको सर्वाधिक प्रभावित करते हैं। अब अपन बात करते हैं वनों के प्रकार। वनों के प्रकार की बात करें तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन, मरुस्थलीय वन, पर्वतीय वन, और डेल्टाई। यानी वनों को कितने भागों में बांटा गया है? तो वनों को उष्णकटिबंधीय सदाबहार, मानसूनी
मरुस्थलीय वन, पर्वतीय वन, डेल्टाई वन और एक कोंडाई वन होते हैं। सबसे पहले अपने बात करते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ये वाले वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर औसत वर्षा की मात्रा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जिनमें औसत वर्षा की मात्रा 200 सेंटीमीटर से अधिक पाई जाती है। ये पेड़ पौधे सदा हरे भरे रहते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर औसत वर्षा की मात्रा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। ये सदा क्या रहते हैं, हरे भरे रहते हैं, अर्थात ये पेड़ पौधे कभी भी अपनी पत्तियां नहीं गिराते हैं। अब इन पेड़ पौधों का अध्ययन करें तो ये वाले पेड़ पौधे अत्यधिक सघन होते हैं। क्या होते हैं, सघन होते हैं और इनमें लताएं लिपटी होती है और लताएं लिपटी होने के कारण से सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंचता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर औसत वर्षा की मात्रा 200 सेंटीमीटर से अधिक पाई जाती है। ये पेड़ पौधे सदा हरे भरे रहते हैं, अर्थात अपनी पत्तियां कभी भी नहीं गिराते हैं। और ये वाले उन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर वर्षा की मात्रा अधिक होती है। इन पेड़ पौधों पे लताएं लिपटी होती है, अतः सूर्य का प्रकाश धरातल तक क्या होता है, नहीं पहुंच पाता है। ये भूमध्य सागर के समीपवर्ती क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और इनमें जो वृक्षों की ऊंचाई होती है वो 55 मीटर के आसपास पाई जाती है। कहां पर पाए जाते हैं, भूमध्य सागर के समीपवर्ती क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और इनमें वृक्षों की जो ऊंचाई होती है वो 55 मीटर के आसपास होती है। मुख्य वृक्ष कौन कौन से आते हैं, तो आबूस आता है, रोजवुड आता है। इसके बाद में आता है उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन। इनको अपन पतझड़ वन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पतझड़ वन भी कहा जाता है। पतझड़ वन क्यों कहा जाता है, क्योंकि जैसे ही ग्रीष्म ऋतु आती है ये पेड़ पौधे अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। जैसे ही ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है ये पेड़ पौधे अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, अतः इनको क्या कहा जाता है, पतझड़। क्या कहा जाता है, पतझड़ वन कहा जाता है। ये वाले वृक्षों क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर औसत वर्षा की मात्रा 100 सेंटीमीटर के आसपास होती है। लेकिन इन वनों का सबसे अधिक महत्व पाया जाता है। सबसे अधिक महत्व किस प्रकार पाया जाता है, क्योंकि ये वाले जो वन होते हैं इनकी लकड़ी कठोर होती है और इसमें साल, सागवान, शीशम को लिया जाता है। इन वृक्षों की लकड़ी कठोर होती है, काले रंग की पाई जाती है। अतः इमारती फर्नीचर बनाने हेतु इन्हीं का प्रयोग किया जाता है। भारत में भी पाए जाते हैं, म्यांमार में भी पाए जाते हैं, ब्राजील, इंडोनेशिया वाले क्षेत्रों में ये वाले वृक्ष अधिक पाए जाते हैं। अब ये वाले पेड़ पौधे अपनी पत्तियां क्यों गिराते हैं, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया अधिक होती है और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया से बचने हेतु ये पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ग्रीष्म ऋतु में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया अधिक होती है, अतः उससे बचने हेतु ये वाले जो पेड़ पौधे होते हैं ये अपनी पत्तियों को क्या कर देते हैं, गिरा देते हैं। इसके बाद में आते हैं मरुस्थलीय वन। मरुस्थलीय वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर वर्षा की मात्रा 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है।
मरुस्थलीय वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर वर्षा की मात्रा 50 सेंटीमीटर से भी कम पाई जाती है और इस वनस्पति को मरुद्भिद कहा जाता है। वर्षा की कमी के कारण से इन पेड़ पौधों की अलग ही विशेषता होती है। इनकी क्या विशेषता होती है? इन वृक्षों की जड़ें लंबी होती है। जड़ें कैसी होती है? लंबी होती है, छाल मोटी होती है और पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं वो कांटों के रूप में रूपांतरित हो जाती है। जब जड़ें लंबी होगी तो ये पानी का नीचे वाले भाग से अवशोषण कर लेती है और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया से बचने हेतु पेड़ पौधों की पत्तियां छोटी हो जाती है, मोटी हो जाती है और कांटों के रूप में क्या हो जाती है? रूपांतरित हो जाती है। पत्तियां कैसी होगी? छोटी होगी, मोटी होगी और कांटों के रूप में क्या हो जाती है? रूपांतरित हो जाती है। इसमें जो मुख्य वृक्ष आते हैं वो जैसे खेजड़ी आता है, बबूल आता है और कीकर आता है। अर्थात इसमें ऐसे वृक्ष आते हैं जिनके कांटे अधिक पाए जाते हैं। ये वाली जो वनस्पति होती है वो अधिकांशतः मरुस्थलीय क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है। कौन से क्षेत्रों में? मरुस्थलीय क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है। इसके बाद में आता है पर्वतीय। पर्वतीय जो वनस्पति होती है वो हिमालय, ऑल्पस, रॉकीज और एंडीज। कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है? हिमालय में, आल्प्स में, रॉकीज और एंडीज पर्वतीय क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है। अब पर्वतीय क्षेत्रों की स्थिति क्या पाई जाती है? विभिन्न ऊंचाई पर पाई जाती है। इनकी ऊंचाई क्या होती है? अलग अलग होती है और ऊंचाई के साथ ही वृक्षों के प्रारूप में क्या आ जाता है? परिवर्तन आ जाता है। नीचे सदाबहार वन पाए जाते हैं, बीच में मानसूनी वन पाए जाते हैं और ऊपर वाले क्षेत्र का अध्ययन करें तो कोणधारी वन पाए जाते हैं। बिल्कुल पेड़ पौधे ऐसे हो जाते, शंकु आकार के हो जाते हैं, पत्तियां भी सूर्य के समान हो जाती हैं। ये सभी प्रकार के पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसके बाद में आ जाते हैं डेल्टाई वन। जो डेल्टाई वन होते हैं वो या तो तटवर्ती क्षेत्रों में पाए जाते हैं कौन से क्षेत्रों में? या तो तटवर्ती क्षेत्रों में पाए जाते हैं या फिर डेल्टाई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इस वनस्पति को मैंग्रोव वनस्पति कहा जाता है। मैंग्रोव वनस्पति क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन पेड़ पौधों की जो जड़ें होती हैं वो संवहन क्रिया हेतु ऊपर की ओर आ जाती है। मैंग्रोव वनस्पति कहा जाता है क्योंकि पेड़ पौधों की जो जड़ें होती है वो संवहन क्रिया हेतु कहाँ आ जाती है? ऊपर की ओर आ जाती है, क्योंकि मिट्टी में वायु की मात्रा नहीं पाई जाती है। इसमें सर्वाधिक समुद्री वृक्षों की अधिकता पाई जाती है। कौन से वृक्षों की? समुद्री वृक्षों की। और इसके बाद में आ जाती है कोणधारी वृक्ष। ये वाले वन कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं? ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं या टेगा प्रदेशों में पाए जाते हैं जहां पर अत्यधिक मात्रा में ठंड पड़ती है, अर्थात तापमान कैसा रहता है? निम्न रहता है और बर्फ गिरती रहती है हमेशा। अतः पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती है वो सुई के समान हो जाती है और नोक नीचे की ओर लटक जाती है। तो इस वनस्पति को क्या कहा जाता है? कोणधारी या शंकुधारी वृक्ष कहा जाता है। चीड़ आता है, देवदार आता है, फर आता है, इनको लिया जाता है। अब बात आती है वृक्षों का महत्व।
यानी पेड़ पौधों का क्या महत्व पाया जाता है। तो पेड़ पौधों से अपने को प्रत्यक्ष लाभ भी प्राप्त होता है और अप्रत्यक्ष लाभ भी प्राप्त होता है। सबसे पहली बात आती है जलवायु को सम बनाते हैं, और जब जलवायु को सम बनाते हैं तो क्या होती है, वर्षा होती है। अतः वर्षा करने में सहायता प्रदान करते हैं। जलवायु को सम बना के किसमें सहायता करते हैं, वर्षा प्रदान करने में सहायता प्रदान करते हैं। दूसरा, भूमि के कटाव को रोकते हैं और अपरदन से क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। भूमि के कटाव को रोकते हैं क्योंकि जहां पे वनस्पति होगी पानी रुककर बहेगा, और भूमि के कटाव को रोक के अपरदन से क्या करते हैं, रक्षा। प्राणवायु प्रदान करते हैं, क्या प्रदान करते हैं, ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, CO2 ग्रहण करते हैं। मनोकारी द्रव्य उपलब्ध करवाते हैं। पर्यटन को बढ़ावा देते हैं। जंगली जानवरों को आश्रय प्रदान करेंगे। जनजातियों को आवास की सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। कंदमूल फल उपलब्ध करवाते हैं। जड़ी बूटियां उपलब्ध करवाएंगे और अन्य अनेक प्रकार के उत्पाद जैसे रेशम हुआ, लाख हुआ, इनको भी उपलब्ध करवाते हैं। तो इस कारण से वनों का महत्व क्या पाया जाता है, अधिक पाया जाता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।